इसको थोड़ा-सा, क्योंकि आपका चैनल और आप स्वयं बहुत गंभीर हैं, इसलिए मैं थोड़ा इसमें ऐसी बात बताता हूँ जो हमारे राजनीतिक विमर्श में सामान्यतः नहीं रहती। पहली बात कि सारे संसार में राज्य कैसा चले, ये वहाँ का राजन्य वर्ग तय करता है दुनिया में। ये तो लोकतंत्र के नाम से उन्होंने जनसाधारण या आम आदमी जिसे अब कहने लगे हैं, भीड़ को भी थोड़ी-सी जगह देने का एक तरीका निकाल लिया कि तुम वोट दे दो, यूरोप में। भारत की अलग शासन प्रणाली थी जिसका हमने समाजशास्त्र पुस्तक में उल्लेख किया। लेकिन जो यूरोप है, वहाँ शासन तो उनके चर्च के लोग और राजा करते थे, वहाँ के जो लॉर्ड्स होते थे। उनमें आपस में टसल होने लगी चर्च और लॉर्ड्स में। इस बीच दुनिया का जब ज्ञान हुआ यूरोप को, तो उनको लगा कि नहीं-नहीं, थोड़ा उदार होना चाहिए। तो सारी उदारता यूरोप के लोगों ने, सबसे पहले जर्मनी ने, बाद में इंग्लैंड और फ्रांस ने वस्तुतः भारत से सीखी। लेकिन अकल तो वही थी चर्च वाली, तो उसमें वो कितना उदार होते, तो उन्होंने कहा अच्छा इनको वोटिंग राइट दे दो। तो वोटिंग राइट तो 20वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग मध्य में, कहीं 1935 में, कहीं 1940 में, कई जगह 1960 में वोटिंग राइट यूरोप में मिला है, पश्चिमी यूरोप में। उसके पहले वहां सबको वोटिंग राइट नहीं था। धनी लोगों को था और स्त्रियों को बिल्कुल नहीं था, स्त्री को तो आत्मा विहीन मानते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां शासन कौन कर रहा है, वहां का राजन्य वर्ग ही वहां शासन कर रहा है। अब उस राजन्य वर्ग के तीन हिस्से हैं। पहला तो चर्च था, परंपरागत चर्च। इसके बाद ये जो परंपरागत राजा हैं वो भी थे, जो अब लॉर्ड्स बन गए बड़े उसमें, क्योंकि बड़ा राज्य बनाने की प्रेरणा जर्मनी को भारत से ही मिली और फिर बाद में इंग्लैंड को। और फिर तीसरा एक वर्ग आ गया जो दुनिया की जानकारी मिली और बड़ी मेहनत की उन लोगों ने। अपने यहाँ तो देखिए, राक्षसों और दुष्टों के भी जो गुण होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। तो ये जो यूरोप में बहुत से लोगों ने बड़ी मेहनत की दुनिया को जानने की और उसकी नकल मारने की, बहुत नकल मारे हैं, भारत की सबसे ज्यादा। तो उसमें से एक वहां का एलीट क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास आ गया। इन तीनों ने अपने ढंग से, इनमें टसल भी चलती है आपस में, और लेकिन एक रूप दिया। तो वो रूप है यूरोप का आधुनिक राज्य का। तो अब जो आप भारत का पूछ रहे हैं, उसको ऐसे देखना चाहिए कि भारत का राजन्य वर्ग जो था, वो तो किसी कारण से शिथिल हो गया था। थोड़ा विलासिता के कारण, थोड़ा मुसलमानों के साथ ज्यादा सत्संग करने के कारण। तो उनको लगता है, अचानक उनको आलस्य आ गया कि चलो अंग्रेजों की सलाह से ही, अंग्रेजों की मैत्री करके ही शासन कर लो। और फिर इस बीच जो यूरोप में पढ़े लिखे नए इंटेलेक्चुअल युवक थे, युवतियां थीं, उनका एक वर्ग उभरा जिसको अंग्रेजों ने पाला पोसा। इसमें गांधी, नेहरू और ये सब लोग आते हैं, जो वहां जाकर इंग्लैंड के, लंदन के किसी न किसी चर्च से जुड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इंग्लैंड में या यूरोप में जहां एक टेम्पल नहीं होता हो। टेम्पल का अर्थ यहाँ मंदिर लगा दिए हैं। टेम्पल का अर्थ होता है ईसाइयत की दीक्षा देने वाला एक स्थान। तो हमारे नेहरू जी, गांधी जी और सब लोग किसी न किसी, ज्यादातर तो इनर टेम्पल, कोई किसी न किसी टेम्पल में दीक्षित थे। यानी वो ईसाइयत से बहुत गहरे दीक्षित थे और खूब पढ़ा उन्होंने यूरोप को। तो उनके मन में ये लालसा जगी कि अरे ये तो बड़ा अच्छा तरीका है अंग्रेजों वाला, तो ऐसे करो कि इनसे मिलजुल के ट्रांसफर अपने नाम करा लो। क्योंकि जो भारत में क्रांतिकारी उनको मार रहे थे बुरी तरह, उससे वो घबराए हुए थे और भारत की जनता से घबराए थे। 90 साल तो कुल शासन किया, लेकिन शासन करते ही वो घबराने लगे कि उसके पहले बहुत बुरी तरह पिटे थी, कंपनी बहुत पिटी थी। तो 1885 में उन्होंने कांग्रेस इसीलिए बनवाई कि भाई हमको खबर लगती रहे कि यहाँ के लोग क्या करते हैं। तो कांग्रेस में मुख्यतः वो लोग गए जो जनता और अंग्रेजों के बीच मध्यस्थ थे, बिचौलिए थे। कोई ज्यादा कटु शब्द कहे तो वो दलाल भी कह सकता है, लेकिन मैं कहूंगा बिचौलिए। तो इन बिचौलियों को धीरे धीरे उन्होंने ट्रेंड किया। और जो तेज थे, क्रांतिकारी थे, अच्छा जो ज्यादा बहुत विद्वान थे, जैसे लोकमान्य तिलक आदि, उन्होंने सोचा कि भाई क्रांतिकारियों का भी पोषण करो और इस संगठन में भी जाओ। क्योंकि देख लिया था 1858 में जो इंडियन आर्म्स एक्ट बन गया, उसके बाद शस्त्र रखना बहुत कठिन हो गया था। बहुत जांच पड़ताल करते थे ये अपने इलाके में। और भारत के राजा भी ऐसे थे कि वो समझ नहीं रहे थे कि क्रांतिकारियों को पोषण देना चाहिए, वो अंग्रेजों से दोस्ती किए थे। तो लोकमान्य तिलक वगैरह ने ये समझ लिया कि भाई कांग्रेस को भी एक माध्यम बनाओ। तो ये टसल चलती रही। जो क्रांतिकारियों के और देशभक्ति के, वीरता के विद्वान प्रवक्ता थे, वो भी कांग्रेस में गए, और जो अंग्रेजों के दलाल थे वो भी कांग्रेस में गए।
तो लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के समय सारे देश में अद्भुत वीरता का भाव और जग गया और क्रांतिकारियों को संरक्षण भी मिलता रहा। अंग्रेज इससे घबरा गए, तो उन्होंने गांधी जी को वहां दक्षिण अफ्रीका में देख लिया था कि गांधी जी भरोसे के आदमी हैं, ये विरोध तो करते हैं लेकिन जरा हमको जानकारी देते हुए, तो उनसे कहा तुम चलो भारत चलो। अभी तो सार जल्दी से बात को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में वो वर्ग विकसित हुआ जो कि वस्तुतः अंग्रेजों का प्रशंसक था हृदय से और जो अंग्रेजों के ढंग का शासन चाहता था। तो जैसा मैंने कहा, शासन संसार भर में राजन्य वर्ग चलाता है। तो पुराने राजन्य वर्ग को, इसीलिए आप देखिए गांधी जी, नेहरू सब राजाओं का बड़ा विरोध करते थे, हिंदू राजाओं का, बल्कि उनकी जासूसी कराते थे। राजकुमारी अमृत कौर ने, मीराबेन ने, सबने बताया कि हमसे गांधी जी जासूसी कराते थे राजाओं की। तो ये पुराने राजन्य वर्ग को पटक के नया राजन्य वर्ग उभर रहा था और इसने अंग्रेजों से दोस्ती कर ली। अब इसमें समस्या ये है कि अंग्रेजों से दोस्ती करने के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो पूरी अंग्रेजों की शर्त मान दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनके गुलाम हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि वो भी धूर्त हैं, वो शासन में आना चाहते थे, दोस्ती की, फिर गच्चा दे दिया। क्योंकि इंडिपेंडेंस एक्ट जो बना था उसको संविधान बनते ही रद्द घोषित कर दिया गया, रिडंडेंट, मतलब वो समाप्त हो गया। तो कांग्रेसी चतुर थे। लेकिन अभी आपका जो प्रश्न है उसमें मुख्य बात यह है, तो इसलिए ये जो नया राजन्य वर्ग है ये तो चाहता ही नहीं है ना कि हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और भारत की चेतना शक्तिशाली हो। तो कांग्रेस धीरे धीरे, कांग्रेस में बहुत से देशभक्त थे, बहुत से धर्मनिष्ठ थे, लेकिन वो आधुनिक राजनीति का जो खेल चल रहा है अंग्रेजों और नेहरू गांधी के बीच, उसको नहीं समझ पाए। और गांधी जी इनमें सबसे होशियार थे। तो उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता अपनाया कि थोड़ा अपने को भारतीय भी दिखाते थे, अंग्रेजों से दोस्ती भी निभाते थे। आधा तो उनके गच्चे में, धोखे में आ गए लोग। सार ये है कि ये जो नया राजन्य वर्ग आया इंग्लैंड में, दीक्षित, उसने बड़ी चतुराई से भारत में पोजीशन तो यही ली, क्योंकि भारत में शासन करना है तो हिंदुओं को खुश करना है, तो दिखाया तो यही कि हम हिंदुओं के साथ हैं, हम भी तो हिंदू हैं पक्के। लेकिन वो धीरे धीरे हिंदू धर्म की जड़ों में मट्ठा डाल रहे थे, भारत को खत्म करना चाह रहे थे। और जैसा सारे संसार में राजा होते हैं, दोनों तरफ चल रहे थे, कुछ थोड़ा हिंदुओं का भला भी कर दें, कुछ वेद की पढ़ाई को भी अनुदान दे दें, कुछ ये भी कर दें, और कुछ इसके नाश के लिए बहुत बहुत व्यवस्थित प्रयास किया। जैसे सबसे पहले अंग्रेजी लाद दी, जो दुनिया में कहीं भी स्वतंत्र होने पर नहीं होता कि विदेशी भाषा रहे। फिर अंग्रेजी कानून तो उन्होंने समझौता ही हुआ था कि उसमें निरंतरता रखेंगे। तो लेकिन उसका कोई ये गुलाम नहीं है। जो भारत में ऐसा भ्रम क्यों होता है कि नेहरू बहुत चतुर थे, गांधी के बाद सबसे ज्यादा होशियार गांधी हैं, लेकिन गांधी को गच्चा दे दिया नेहरू ने। ये नेता लोग जो होते हैं आपस में गच्चा देते रहते हैं। फिर नेहरू ने क्या किया कि सोवियत संघ से, स्टालिन और लेनिन से प्रेरणा ली और अंग्रेजी ढांचा रहने दिया। तो स्टालिन और लेनिन से प्रेरणा लेके उन्होंने ये कोशिश की कि भारत के लोग अब हमारे शासन में जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सोचें, चाहे वो शिक्षा के द्वारा चाहे संचार माध्यम से, उस पर हमारा नियंत्रण हो। तो उन्होंने सोवियत ढंग का शासन चला दिया, पूर्ण नियंत्रण भारत में। शिक्षा क्या होगी शासन बताएगा, संचार क्या होगा शासन बताएगा, उद्योग व्यापार शासन बताएगा, खेती शासन बताएगा, पशु कैसे पालें, सारी संकर गायें आ गई, संकर बीज आ गए। यानी पूरा धीरे धीरे भारतीय बीजों को, भारतीय चेतना के बीजों को, भारतीय ज्ञान के बीजों को नष्ट करने की दिशा में व्यवस्थित रूप से चले।